तो बेटा हम लोग एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, एल्केन के प्रिपरेशंस भी सारे पढ़ चुके थे। अब बारी आती है एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ही मेन होता है। थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बेटा हम पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट। तो C1 से C4 तक की एल्केन्स बेटा क्या होते हैं? गैस होते हैं, गैसेस। C5 से C17 तक अप्रोक्सीमेट मान लीजिए तो ये बेटा होते हैं लिक्विड्स, और C17 के जो आगे वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, सॉलिड का मतलब उस तरह का सॉलिड नहीं, ये आयरन हो, ये तुम जो मेटल समझ रहे हो। सॉलिड का मतलब जैसे सोप होता है ना, वो भी तो सॉलिड ही है, उस टाइप का, वैक्स टाइप का। तो ये सॉलिड होते हैं C17 के ऊपर वाले। और एल्केन्स होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मेनली इसमें आते हैं। सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादातर इसमें आते हैं। कुछ इसमें भी आएंगे, वैक्स है, बहुत सारे वैसलीन है, ग्रीस है, वो इसमें भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए CH4 जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। याद आए कुछ? इसको हम लोग नेचुरल गैस, CNG इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, ऑटो में, बस में, कार में CNG की लोग लगवाते हैं ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये मेथेन होती है। गोबर गैस नाम सुना होगा, क्या होती है? मेथेन होती है। मेथेन को बेटा मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि जो डैम्प एरिया होते हैं, जो दलदली पार्ट होते हैं ना, एरिया होते हैं, जमीन होती है, उसके अंदर जो मेथेन गैस पाई जाती है। तो ये सब कॉमन बातें हाई स्कूल से सब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हमने बात कर ली है। मेन पॉइंट बेटा आते हैं हम लोग, ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एल्केन कैसे कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। तो अगर एल्केन कोवैलेंट कंपाउंड है तो उनमें कौन से मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे? वैन डर वाल्स फोर्स होंगे। याद रखना, एल्केन्स में कौन से मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड है ना। और वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं बेटा सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। हम वैन डर वाल्स फोर्स को कई बार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे मिले? वैन डर वाल्स फोर्स ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होंगे। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात याद रखिए, वैसा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एल्केनों के मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अपने आप ही वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होंगे, और वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होंगे तो अपने आप ही बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोवैलेंट कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्स पर। हालांकि वैन डर वाल्स फोर्स भी कई टाइप के होते हैं ना, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल। लेकिन एल्केन तो नॉन पोलर कंपाउंड है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल का, जिसे आप लंडन फोर्सेस या जिसे आप डिस्पर्सन फोर्सेस नाम देते हैं, तो वो पाए जाते हैं। अब पूरी बात तो यहाँ नहीं की जा सकती, कोई उनको केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कुछ ये तो पता होनी चाहिए ना आगे की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बेटा इसका जो होगा वैन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं। जिसमें कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम तब आएगी जब आइसोमर्स मिल जाएंगे आपको। इन केस ऑफ आइसोमर्स, क्योंकि जब आइसोमर्स मिलेंगे तो यार उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सेम होगा। जब आइसोमर्स आपको मिलेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, तो आपको सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। फिर अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने आप ही सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो सरफेस एरिया आपको देखना पड़ेगा किसका ज्यादा है किसका कम है। अब वो आपको पता होना चाहिए।
मान लिया बेटा आपने नॉर्मल पेंटेन लिया, आपने ये आइसोपेंटेन लिया, और ये आपने बेटा नियोपेंटेन लिया। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन लिया, आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन है। अब मुझे बताओ, ओपन चेन एल्केन है ना, ये स्ट्रेट चेन है, इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम है। इसमें ब्रांचिंग हो गई, एक मेन चेन है, ये ब्रांच हो गई, ये मेन चेन मान सकते हो, इसमें डबल ब्रांचिंग हो गई। और आपको मालूम होना चाहिए ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया घटता है। अरे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जा रहा है ना, ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज करता है। और बेटा जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वंडर वाल फोर्स भी घटेंगे, वंडर वाल फोर्स घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ऐसे आप लेकिन याद रखना, अगर इन्हीं में से कोई एक ऐसा कंपाउंड मिल जाए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो तो उसका तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट जब सेम आएगा तभी आपको डाउट होगा, वरना तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, ये होशियार रहिएगा। अच्छा, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेके तुम्हें दिखाते हैं, जरा ट्राई करो। हमने प्रॉब्लम ले लिया एक, हमने आपसे बेटा कहा आपके पास ये सपोज कर लिया C6H14 है, मतलब नॉर्मल हेक्सेन है, C6H14 है और ये नॉर्मल हेक्सेन ले लिया। ठीक है, ये नॉर्मल हेक्सेन ले लिया, पहला कंपाउंड ये मान ले रहे हैं। फिर बेटा हमने क्या कर दिया, ये नॉर्मल पेंटेन ले लिया 1 2 3 4 5। फिर हमने बी कंपाउंड मान लिया अब ये। फिर हमने क्या कर दिया, ये आइसोपेंटेन ले लिया, साइड चेन लगा दिए, ये आइसोपेंटेन ले लिया मैंने, होशियार है ना। और फिर हमने क्या किया, ये डी कंपाउंड ले लिया बेटा नियोहेक्सेन। डी कंपाउंड हमने क्या कर दिया, ये नियोहेक्सेन ले लिया। ठीक है ना, ये नियोहेक्सेन ले लिया, नियोहेक्सेन। अबे नाम तो समझ जाओ, ये नॉर्मल पेंटेन है या आइसोपेंटेन है। अब उसने कहा इन चारों को बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाओ। तो देखो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन वालों का बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा 5 कार्बन वाले से ज्यादा ही होगा। अब याद ये देखना कि यहाँ 2 ब्रांच है, वहां 1 ब्रांच है। मॉलिक्यूलर वेट इज प्राइमरी फैक्टर। तो ये तो नॉर्मल हेक्सेन है, सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो A का हो जाएगा भाई। फिर उसके बाद जाहिर सी बात इसमें भी 6 कार्बन है, तो उसके बाद तो आएगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अब 5 कार्बन वाले आएंगे। मॉलिक्यूलर वेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब ये तो 6 कार्बन वाले थे, इसमें ब्रांचिंग नहीं थी, इसमें ब्रांचिंग हो गई थी। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं, स्ट्रेट चेन है, तो जाहिर सी बात है बी आएगा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, फिर अपने आप सी आएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल गया। बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं, इधर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ले, इधर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लें, तो ये ग्राफ लगातार ऐसे बढ़ते ही जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। बस इतना याद रखना है कि जो आइसोमर्स होते हैं उनमें आपको सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में कुछ मजेदार चीजें मिलती है, अभी लेते हैं कैसे। तो बेटा अगला पॉइंट में ले रहा हूं हम मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो ना, उनकी पैकिंग कैसी है। सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा ना, मॉलिक्यूल्स की पैकिंग अगर काफी क्लोज है, कॉम्पैक्ट है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लूजली पैक्ड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये सब आपने पढ़ रखा है सॉलिड स्टेट में, और भी कई जगह काम पड़ता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काम पड़ा था, सिस्टर्स में किसकी पैकिंग क्लोज होती है, किसकी पैकिंग क्लोज नहीं होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा इसका भी एक फंडा है। मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे कार्बन का, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा।
मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होते जाने से मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आती है। अब तुम कहोगे आइसोमर्स में क्या होगा, तो दो जगह दिक्कत आती है, मैं बताऊं। ऐसे तो ये पॉइंट हो ही गया, ये प्राइमरी फैक्टर है, मॉलिक्यूलर वेट इज प्राइमरी फैक्टर। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बेटा पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या आया, नोट करके लिख देता हूं। आइसोमर्स में कई लोगों को इसमें डाउट होता है। अगर बेटा आइसोमर्स है तब मेल्टिंग पॉइंट में समस्या आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम हो जाएगा। अब मान लिया आपने बेटा नॉर्मल पेंटेन लिया, अभी लिया तो रिवॉल्विंग पॉइंट में भी तो लिया था, ये हमने नॉर्मल पेंटेन लिया, ये बेटा हमने आइसो पेंटेन लिया, ठीक है ना, और ये हमने नियो पेंटेन ले लिया, CH3 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 CH3, ये नियो पेंटेन ले लिया, आइसो पेंटेन, और ये बेटा क्या है, नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है ना। अब यार इनका तो मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है, सबका फार्मूला क्या है, C5H12। अब जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो समस्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया तो समस्या आएगी, और यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा आप गेस करो किसका बॉडी में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो यहां पे होगा वो बेटा होता है नियो का, फिर होगा इस केस में, फिर किसका होगा, नॉर्मल एल्केन का, है ना, नॉर्मल एल्केन का, और फिर किसका होगा, आइसो एल्केन का, ऐसे होगा। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, वैल्यू देख लीजिएगा बुक में दी है, वैल्यू थोड़ी याद करनी होती है ना। अब आप बुक में जाके देख लेना आज। सुनो जरा, ये जो नियो वाला एल्केन है, इसमें एक कार्बन पे 4 मिथाइल लगे, इसका स्ट्रक्चर काफी कुछ कैसा हो जा रहा है बेटा, स्फेरिकल टाइप का हो जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर जो है काफी कुछ स्फेरिकल टाइप का हो रहा है, स्फीयर बनना। और आपको पता है, बहुत कायदे से पता है कि स्फीयर्स की पैकिंग बहुत क्लोज होती है। इसका मतलब स्फीयर बन जाने की वजह से दीज आर क्लोजली पैक्ड। क्या समझे, अगर सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हो, स्फीयर की जो पैकिंग होती है काफी क्लोज होती है ना, और जब पैकिंग क्लोज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा हो ही जाएगा। अच्छा इसमें और इसमें तो डाउट नहीं, इस तो थोड़ा सा एक ही चेन वाला है, इसमें 2 चेन है, तो 2 चेन है तो पैकिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद ये ले लेना। फिर इसका मतलब अगर कहीं मॉलिक्यूल स्फेरिकल बन जा रहा हो, अगर कभी मॉलिक्यूल कोई स्फेरिकल बन जा रहा हो तो समझ जाना कि उस केस में मतलब आइसोमर्स की बात हो रही है, नॉर्मल आइसो नियो या कई सारे आइसोमर बन रहे, और कोई एक ऐसा आइसोमर हो जो स्फेरिकल बन जा रहा हो, तो स्फेरिकल वाले की पैकिंग काफी क्लोज हो जाएगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट नंबर 1 पे आ जाता है। अब वैल्यू देख लीजिए, इसका 341 से कुछ होता है, इसका कुछ और कम होता है 281, इसका तो और कम नहीं होना है, देख लेना, दिया होगा बुक में। मेल्टिंग पॉइंट याद थोड़ी करना होता है किसी का। तो ये हमने आपको एक जबरदस्त पॉइंट बताया, क्या कि नॉर्मल आइसो नियो एल्के पेंटेन में नियो वाले का मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल से ज्यादा और नॉर्मल वाले का तो आइसो से ज्यादा होने होना है, कोई डाउट नहीं। ये बहुत ही शानदार पॉइंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्फेरिकल वाला कॉन्सेप्ट कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया। तुम कहोगे क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपसे मैंने कहा एक क्वेश्चन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बताना, हम आइसोमर्स ले रहे हैं। अच्छा आइसोमर्स नहीं है तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक। हमने क्वेश्चन कैसा लिया, हमने कहा बेटा ये आपके पास नॉर्मल ऑक्टेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नॉर्मल ऑक्टेन है, ठीक है ना, नॉर्मल ऑक्टेन है, चाहे तो 8 कार्बन लाइन से भी लगा सकते थे। फिर बेटा मैंने क्या कर दिया, आपसे मैंने कह दिया कि आपके पास ये इस तरह का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, एक ब्रांच यहां पे लगा दी, एक ब्रांच यहां पे लगा दी। इसे पहला मान लिया, इसे दूसरा मान लिया, अब इसका तो नाम बना ही लोगे, 3,5 डाइमिथाइल जो बन जाए हेक्सेन। इधर से नंबरिंग करो ना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे आया मिथाइल, 4 पे आया डाइमिथाइल हेक्सेन। तीसरा हमने क्या ले लिया, तीसरा बेटा ले लिया हमने ऐसा कुछ कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और हमने चलो यहां पे एक मिथाइल लगा दिया,
और चौथे वाले में हमने बेटा क्या कर दिया, ये कार्बन लिया, यहाँ मिथाइल लगाया, यहाँ मिथाइल लगाया, यहाँ पर मिथाइल लगाया, ये मिथाइल लगाया, ये मिथाइल लगाया और ये मिथाइल लगाया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, पर एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, चौथा तो अपने आप ही लग जाएगा, ठीक है ना। तो समझ जाओ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल है। तो ये स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। आईपीसी को मालूम होगा ना, 1 2 3 4 2 2 3 3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन, है ना। ऐसा कंपाउंड ले लिया मैंने, है कि नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्फेरिकल। अब सुनो, अब आपसे कहेगा इन चारों कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो यार ये स्फेरिकल हो गया, इसकी पैकिंग बहुत क्लोज होगी, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट डी का, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, फिर ए का, इसमें एक ब्रांच है, उसमें सी का हो जाएगा, और इसमें 2 ब्रांच है, जो उसके बाद अपने आप किसका हो जाएगा, बी का। ये भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट का सही ऑर्डर आ गया। कुछ पल्ले पड़ा, पल्ले पड़े मतलब समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत जबरदस्त होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट में मैंने एक स्पेशल पॉइंट बताया, तो पहला पॉइंट तो मैं बता ही चुका, डाउट मत रखना, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन जब आइसोमर्स आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर कहीं स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जा रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि स्फीयर की पैकिंग बहुत क्लोज हो जाती है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और एक दूसरा बहुत शानदार पॉइंट बताते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है वो जिग जैग ग्राफ होता है। जैसे उसका ग्राफ तो डायरेक्ट वैसे था, लगातार बढ़ता जा रहा था बॉइलिंग पॉइंट में, इसमें क्या होता है, जिग जैग टाइप का ग्राफ मिलता है आपको, ठीक है। पहले एग्जांपल दिखा दें, जैसे मान लिया आपके पास हमने कहा बेटा ये 5 कार्बन का एल्केन है C5, ये 6 कार्बन का एल्केन है C6, ये 7 कार्बन का एल्केन है, ये 8 कार्बन का एल्केन है, ये 9 कार्बन का एल्केन है, ये 10 कार्बन का एल्केन है। तो ये तो 100% श्योर है कि मेल्टिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज होना ही होना है, इसमें यार कोई डाउट तो है नहीं। क्यों, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इंक्रीज होना ही होना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है, हमने ये नहीं कहा कि 6 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट 7 कार्बन वाले से ज्यादा होगा ना। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होना ही होना, भले 2 डिग्री 4 डिग्री ज्यादा हो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो इवन कार्बन का एल्केन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ऑड कार्बन वाले के मेल्टिंग पॉइंट से के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है, उसके बीच में क्या होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे मान लो हमने यहां पर C5 और C6 वाला लिया, तो ये ऑड वाला है, ये क्या इवन वाला है, ऑड इवन समझते हो ना, दिल्ली में चलाते थे अरविंद केजरीवाल जी ऑड इवन सिस्टम। एक दिन ऑड नंबर गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर गाड़ी चलेगी, याद आए कुछ। तो ये ऑड है, ये इवन है, मजाक कर रहे हैं, ऑड हो गया बेटा, ये बेटा इवन हो गया। अब इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जाहिर सी बात है इवन कार्बन इसका तो ज्यादा होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। 5 कार्बन वाले से 6 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, ऊपर लिखा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। हम मान ले रहे हैं कि C5 और C6 का डिफरेंस आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट का X, और फिर हम C6 से C7 पे आए, ये इवन है ये ऑड है, इसका डिफरेंस आ रहा है Y, मान लो, ठीक है ना, समझाने के लिए बता रहे थे मैं। ऑड और इवन का डिफरेंस यहां आया X। अब ये तो पक्का है कि 7 वाले का ज्यादा होगा, 6 वाले का और कम होगा, 5 वाले का और कम होगा। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता है, इवन कार्बन वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट, इवन कार्बन वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन वाले एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा बढ़ता है। मतलब वो जो रेंज होती है बढ़ने की वो ज्यादा होती है। ये इवन कार्बन का मान लिया, कोई याद नहीं है, इवन का है, सॉरी ऑड कार्बन का है, मान लिया हमने कहा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 181 है, तो हो सकता है इसका डायरेक्ट 240 हो जाए। इसका मतलब जब आप एल्केन को ऑड से इवन पे लाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा वो काफी ज्यादा होगा। और जब आप यहाँ पे इवन से ऑड पे आओगे तो ये पक्का ये बढ़ेगा, एक डिफरेंस यहां भी आएगा, एक डिफरेंस यहां भी आएगा, लेकिन यार ये वाला डिफरेंस इस डिफरेंस से ज्यादा होगा। बात पकड़िए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि इवन कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन वाले से ज्यादा होगा। इवन कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट
अपने पास वाले लोअर एल्केन जो होगा, ऑड कार्बन का जो लोअर एल्केन होगा उससे ज्यादा तो होना ही होना है, लेकिन जो गैपिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा, रेंज होगी, वो एकदम से ज्यादा होती है। क्यों? उसका रीजन है, मान लो आपके पास इवन कार्बन का एल्केन है और ये ऑड कार्बन का एल्केन है। इवन कार्बन का एल्केन अगर आपने लिया, चलो मान लिया हमने ये ले लिया मिथाइल CH2 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 मिथाइल, ये नॉर्मल हेक्सेन है। और आपने 5 कार्बन वाला एल्केन ले लिया होता अगर, मिथाइल CH2 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 CH, देखो 5 कार्बन वाले एल्केन में क्या होता है, दोनों मिथाइल, टर्मिनल मिथाइल सेम साइड में आ रहे हैं। 5 कार्बन वाले एल्केन में जो टर्मिनल मिथाइल वो सेम साइड आ रहे हैं, और यहाँ पे जो टर्मिनल मिथाइल एक दूसरे से अपोजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एल्केन ज्यादा सिमेट्रिकल है। क्या है? ये एल्केन ज्यादा सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल। और आपको ये भी पता है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पैकिंग काफी क्लोज होती है। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी पैकिंग काफी क्लोज होती है। जब पैकिंग क्लोज होगी तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहे थे, जब भी कोई एडजेसेंट का मतलब पास पास के दो एल्केन है, एक ऑड कार्बन वाला एक इवन कार्बन वाला है, तो जब वो ऑड से इवन पे आता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है उसके रेंज या वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जब ऑड से, जब इवन से ऑड पे आता है, जब इवन नंबर से ऑड नंबर पे आएगा तो बढ़ेगा तो, लेकिन जो बढ़ने का एक्सटेंट होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि इवन वाले से जब ऑड पे आओगे तो पैकिंग लूज हो जाएगी ना। लेकिन जब फिर से तुम इससे इस पे आओगे फिर से रेंज क्या होगी, बढ़ेगी। इससे इस पे आओगे बढ़ेगा तो, लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगा। इससे इस पे आओगे एकदम से ज्यादा बढ़ेगा। तो जब ऑड लोअर एल्केन, ऑड कार्बन का लोअर एल्केन अपने पास वाले इवन कार्बन एल्केन पे जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, इससे इस पे आए ज्यादा बढ़ा, इससे इस पे आए बढ़ेगा तो, लेकिन थोड़ा कम रेंज में बढ़ेगा। फिर आए आप इवन पे एकदम से ज्यादा बढ़ेगा, फिर आए ऑड पे थोड़ा कम बढ़ेगा, इस पे आए इवन पे थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। इस इफेक्ट को एक नाम देते हैं, इस इफेक्ट को बेटा बोलते हैं ऑल्टरनेशन इफेक्ट। देखो लेक्चर अगर आपने सुना तो कुछ ना कुछ फायदा तो बेटा होना ही होना है। कोई भी किसी को भी सुनोगे तो कुछ ना कुछ तो एक आध पॉइंट तो फायदे वाला मिल ही जाएगा, तुम कितने भी तेज हो पढ़ने में। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन इफेक्ट। मतलब एक एल्केन से जब दूसरे एल्केन पे आ रहे हैं तो जो रेंज है वो रुक रुक के बढ़ रही है। ठीक है ना? जो रेंज है, जब ऑड से इवन पे आते हैं तो रेंज ज्यादा बढ़ती है, और जो इवन से है ना ऑड से इवन पे आते हैं तो रेंज ज्यादा बढ़ती है, इवन से ऑड पे आते हैं तो रेंज कम बढ़ती है ना। जैसे इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। इधर हमने मेल्टिंग पॉइंट ले लिया और इधर हमने कार्बन के आइटम से नंबर ऑफ कार्बन आइटम ले लिए। मान लिया बेटा ये हमने कहा इस पॉइंट पर ये 5 कार्बन का एल्केन है, 5 कार्बन का, इसको जनरल मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब आप 5 कार्बन से कहां पे बेटा आए? 6 कार्बन पे आए, इतना बड़ा है। फिर आपने क्या किया? 6 कार्बन से आप 7 कार्बन पे आए, बड़ा तो है ही है लेकिन यार, लेकिन ये रेंज, इसे हमने x माना था, इसे हमने क्या माना था? y माना था। ये रेंज ज्यादा है, ये रेंज कम है। फिर आप 7 से क्या है बेटा? 8 पे आए, ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप ऑड से कहां आ रहे हो? इवन पे आ रहे हो। फिर आपने क्या किया? अब समझ जाओ, ये इवन है, फिर आप ऑड पे आए, बढ़ेगा लेकिन थोड़ा कम, ये 9 कार्बन हो गया। फिर 10 पे आओगे, फिर से एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगा। बस ऐसा जिग जैग ग्राफ आपको मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? जब आप लोअर एल्केन से हायर एल्केन पे आओगे, मतलब ऑड से इवन पे आओगे, तो ये जो रेंज है वो ज्यादा बढ़ने की है। लेकिन जब आप इवन से ऑड पे आओगे तो बढ़ेगा तो, लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि पैकिंग लूज हो जाएगी ना। फिर उसके अनसिमेट्रिकल मालिक्यूल, ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट में बेटा ये दो ध्यान रखना। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है ना?
ये जो जिग जैग मूवमेंट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट का, उसी को हम लोग अल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में खास पॉइंट था, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। तो ये आपने को मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, इसको आप नोट कर लिए। फिर थोड़ा सा हम डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, एल्केन की डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एल्केन की डेंसिटी ले लेते हैं। अच्छा, एल्केन तो मालूम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमने ले लिया डेंसिटी ऑफ एल्केन। तो वो एक पॉइंट पक्का याद कर लो, एल्केन की जो डेंसिटी बेटा होती है वो 0.1 से 0.9 के बीच में होती है, ग्राम पर एमएल या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी डेंसिटी होती है इस रेंज में। और वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है वैसे। तो इसका मतलब जितने भी एल्केन्स होते हैं, अच्छा कोई भी एल्केन हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इसी रेंज में उसकी डेंसिटी रहती है। तो जब डेंसिटी एल्केन की 1 से कम है, वाटर से कम है, तो इसका मतलब एल्केन्स फ्लोट्स ओवर वाटर। एल्केन्स की डेंसिटी वाटर से कम है, डेंसिटी ऑफ एल्केन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए एल्केन्स फ्लोट्स ओवर वाटर। एल्केन्स फ्लोट्स ओवर वाटर, ये बेटा वाटर पे फ्लोट करते होंगे, करते हैं। देखा होगा कई बार समुद्र में कुछ जहाज वाज होते हैं, एक देश से दूसरे देश तक वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जाते हैं शिप्स के द्वारा, तो कई बार लीकेज हो जाती है। तो लीकेज हो जाने से क्या होता है, पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है पानी में फैल जाता है और आग भी पकड़ सकता है वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एल्केन ज्यादातर होंगे, तो जाहिर सी बात वाटर से लाइटर होंगे, डेंसिटी कम है ना, तो ऊपर सरफेस पे आते हैं तो आग पकड़ लेता है वो, ये खास बात होती है। तो एल्केनों की डेंसिटी 0.1 से 0.1 के जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर इनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। आपको मालूम है डेंसिटी तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होती है। तो ये हम लोग बेटा एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिए, हम लोग एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिए। अब हम लोग अगले टर्न से एल्केन्स की एल्कीन्स से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग बीच बीच में कुछ एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाने दो, तो हम लोग कुछ कन्वर्जेंस हैं, कुछ चार्ट वार्ट है, मेगा चार्ट है, ABCD वाले, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब समझ में आता जा रहा तो आप पूरा रिवाइज करते जाइए, ठीक है, लेक्चर देखते जाइए। और केमिस्ट्री हाउस का जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, ताकि आपके पास नए नए वीडियो जो भी हम बनाते जा रहे हैं आपको मिलते जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।